हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां ग्रीस में गरजेंगे भारत के सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान। बताएंगे कैसे तुर्की और पाकिस्तान में सुनाई देगी इसकी गूंज। साथ ही साथ दोस्तों बताएंगे जहां सिंधु जल समझौते को लेकर भारत की चेतावनी से टेंशन में आ गया पाकिस्तान, और साथ ही देश की कोई सरकार जो अब तक नहीं कर पाई वो करने युगांडा और मोजाम्बिक जा रहे विदेश मंत्री जयशंकर जी। बताएंगे दोस्तों वो क्या चीज है जो अब तक देश की कोई सरकार नहीं कर पाई और जयशंकर जी करने जा रहे हैं। साथ ही साथ भारत की योजना बैंकिंग से जुड़ी सारी बड़ी खबरें बताएंगे, तो आराम से बनेगा वीडियो का अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते हैं और भारतीय सेनाओं पर पूरा विश्वास है और मानते कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। तो वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां ग्रीस में गरजेंगे भारत के सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान। तुर्की और पाकिस्तान में सुनाई देगी गूंज। बता दे ग्रीस में 18 अप्रैल से इनायो-चोस 2023 नाम का एक अंतरराष्ट्रीय युद्धाभ्यास होने जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान हिस्सा ले सकते हैं। इसमें भारत और ग्रीस के अलावा अमेरिका, फ्रांस, इटली, जॉर्डन और सऊदी अरबिया जैसे कई देश के लड़ाकू विमान भी शामिल होंगे। इस दौरान भारतीय वायुसेना को F-16 लड़ाकू विमान के साथ अभ्यास करने का मौका मिलेगा। ये वही लड़ाकू विमान है जिसके दम पर पाकिस्तान शेखी बघाड़ता रहता है। ऐसे में भारतीय वायुसेना को उसकी क्षमता और युद्ध के दौरान कौशल को परखने का पूरा मौका मिलेगा। हालांकि भारत की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। आपको बता दें इनियो-चोस 2023 युद्धाभ्यास 3 चरणों में आयोजित किया गया है। इसका पहला चरण 18 से 23 अप्रैल तक चलेगा, दूसरा चरण 24 से 4 मई तक और आखिरी चरण 5 से 7 मई के बीच होगा। और इसका उद्देश्य लड़ाई के दौरान उच्च मानकों पर खड़ा उतरना और हवाई हमले के सभी आयामों को समझना है। अब ऐसे में सब में बड़ी बात दोस्तों यह है कि तुर्की और पाकिस्तान इससे परेशान क्यों है, तो आपको बता दें इस युद्धाभ्यास से सबसे ज्यादा परेशानी तुर्की और पाकिस्तान को है। तुर्की का ग्रीस के साथ पुरानी दुश्मनी है। दोनों देश भूमध्य सागर में द्वीपों को लेकर कई बार युद्ध के कगार पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में दुश्मन देश की वायुसेना के साथ दुनिया की महाशक्तियों में शुमार अमेरिका, भारत, फ्रांस के शामिल होने से तुर्की का चिढ़ना लाजमी है। इसके अलावा तुर्की पाकिस्तान का भी पुराना दोस्त है। पाकिस्तान के पास F-16 लड़ाकू विमान है। इस युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना का F-16 को बारीकी से देखने और युद्ध के दौरान उसकी क्षमता को परखने का एक और मौका मिलेगा। इससे पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 की ताकत का अंदाजा आसानी से लग सकता है। बहरहाल दोस्तों ग्रीस में भारत के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान जिस प्रकार से गरजेंगे उसी प्रकार से पाकिस्तान और तुर्की कराहेंगे। ऐसे में अगर भारतीय वायुसेना की टुकड़ी दोस्तों ग्रीस जाती है तो उसके लिए एडवांस में ऑल द बेस्ट आप लोग जरूर कह दीजिए। बात करते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां सिंधु जल समझौते को लेकर भारत की चेतावनी से टेंशन में आया पाकिस्तान। निकल गई हवा। बता दे भारत ने सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान को अपना रुख साफ कर दिया है, जिससे पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। जलवायु परिवर्तन मामलों की पाकिस्तानी मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि 62 साल पुरानी सिंधु जल संधि की समीक्षा पर बातचीत करने संबंधी भारत का पत्र स्पष्ट है और इस्लामाबाद ने अपने उत्तर में नई दिल्ली से स्पष्टीकरण मांगा है। गौरतलब है कि भारत ने इस साल पहली बार पाकिस्तान को नोटिस भेजकर सिंधु जल संधि की समीक्षा और सुधार की बात कही थी। बता दें जलवायु परिवर्तन मामलों की पाकिस्तान की मंत्री सीनेटर शेरी रहमान ने सीनेट को बताया कि संधि के सुधार से जुड़े खत का मजमून स्पष्ट है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान पर संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार मामले को समझ रही है और उसके गुण दोष के आधार पर फैसला कर रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समझौते की समीक्षा बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों से कहा था कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते। इस साल की शुरुआत में मोदी सरकार ने फिर से सिंधु जल समझौते पर विचार करने के संकेत दिए। अब इस रुख पर भारत ने पाकिस्तान से अपना पत्र साझा किया है। भारत के रुख से पाकिस्तान को अब टेंशन हो गई है, हालत खराब हो चुकी है पाकिस्तान की। बात करते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की, लेकिन आप सभी से सबसे पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ट्विटर अकाउंट का लिंक है दोस्तों, तो कृपया करके जल्दी से अपडेट पाने के लिए वहां पर अभी फॉलो जरूर कर लीजिए हमारे ट्विटर अकाउंट को। जितने भी लोग हमारे चैनल को शुरू से देखने में पसंद करते हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। चलते हैं बड़ी खबर की तरफ, जहां देश की कोई सरकार जो अब तक नहीं कर पाई वो अब करने युगांडा और मोजाम्बिक जा रहे हैं विदेश मंत्री जयशंकर जी। बता दें आजादी के बाद से देश में अब तक कई दलों की सरकारें बनी और बिगड़ी, मगर वो इतिहास नहीं बन सका जो बनने जा
जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने 6 दिवसीय युगांडा और मोजाम्बिक की यात्रा पर वही इतिहास बनाने जा रहे हैं जिसे अब तक देश की कोई सरकार नहीं कर पाई थी। अपनी इस यात्रा के दौरान एस जयशंकर जहां युगांडा में पहली बार देश के बाहर नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी यानी NFSU के ट्रांजिट परिसर का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए भारत और युगांडा के बीच अहम समझौता हुआ है। आने वाले दिनों में दोनों देशों को इसका फायदा मिलेगा। इसके बाद जयशंकर जी मोजाम्बिक की यात्रा पर जाएंगे। भारत की ओर से किसी भी विदेश मंत्री की ये पहली मोजाम्बिक यात्रा होगी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि युगांडा और मोजाम्बिक दोनों ही देशों में भारत संबंधों का एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर जी सोमवार को युगांडा और मोजाम्बिक की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने रविवार को इसकी बहुत बड़ी जानकारी दी। ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से जयशंकर जी ये यात्रा करके रिकॉर्ड बनाएंगे, ऐसे में इनको यात्रा के लिए हैप्पी जर्नी जरूर कहिएगा। दोस्तों बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां बाज नहीं आ रहा चाइना, अब ताइवान में उड़ाए 71 एयरक्राफ्ट और नौसेना जहाज। जिसके बाद अमेरिका ने भी दे डाली बहुत बड़ी चेतावनी। जिनपिंग को समझाने के लिए आकाश पाताल एक करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ दोस्तों ताइवान ने भी कह दिया है कि अपनी रक्षा के लिए एकजुट होकर लड़ेगा पूरा ताइवान। बता दें ताइवान की राष्ट्रपति साई इंगवेन की अमेरिका यात्रा के बाद चीन से तनाव बढ़ गया है। चीन ने न सिर्फ उनकी इस यात्रा की कड़ी निंदा की बल्कि ताइवान के पास सैन्य अभ्यास भी शुरू कर दिया है। चीन की नौसेना और वायुसेना समुद्र में बसे ताइवान की सीमाओं को लांघ चुकी है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से ताइवान को लेकर प्रतिक्रिया आई है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की चीन संबंधी एक प्रवर समिति के अध्यक्ष माइक गोलघर ने बढ़ते तनाव के बीच कहा कि अमेरिका को ताइवान मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि चीन ने ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। चीन इसे युद्ध की तैयारी करार दे रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका पूरे मामले पर नजर रखे हुए है। गोलघर ने कहा कि हमें ताइवान की रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए उसे जल्द से जल्द सैन्य सहायता पहुंचानी होगी। उन्होंने आगे कहा कि हमें अपनी प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करने के लिए आकाश पाताल एक कर देने की आवश्यकता है ताकि जिनपिंग के समझ में ये बात आ जाए कि वो ऐसा कर ही नहीं सकते। उन्होंने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ताइवान को अपने देश में मिलाने की स्पष्ट मंशा है। हमें उन्हें किसी भी कीमत पर रोकना होगा। जी हाँ, बता दें कि ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने ट्विटर पर कहा कि ताइवान ने रविवार सुबह 6 बजे तक चीन के 71 लड़ाकू विमानों और 9 युद्धपोतों को ट्रैक किया है। वहीं 45 विमानों ने ताइवान की वायु सीमा में प्रवेश भी किया। एक ट्वीट में कहा कि ताइवान ने कहा कि ये हमारी मातृभूमि है और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां आते जाते हैं या क्या देखते हैं। हमारा वतन हमेशा से आकर्षक और खूबसूरत देश रहा है। इस भूमि पर हर गाथा हमारी यादों में उकेरी गई है। हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करने और अपने घरों की रक्षा करने के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। बहरहाल दोस्तों ताइवान चाइना वाला ये खबर पूरे विश्व में फैल चुकी है दोस्तों और हर किसी की नजर इस ताइवान और चीन के बीच चल रहे झड़प और अमेरिका का इस पर हस्तक्षेप। अब ये देखना होगा कि आखिर चाइना क्या डिसीजन लेता है और अमेरिका क्या वाकई में ताइवान की मदद करता है। बहरहाल आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई में अमेरिका ताइवान की मदद करेगा या अफगानिस्तान की तरह ही ताइवान को भी धोखा दे देगा अमेरिका? क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां INS विक्रांत पर अब दोबारा से बजेगी ये खास घंटी। 1961 से है इसका खास नाता। बता दें पहले INS विक्रांत पर लगी घंटी जो 1961 से 36 वर्षों तक भारतीय नौसेना का हिस्सा थी, अब उसे मेड इन इंडिया विमान वाहक पोत को वापस कर दी गई है। घंटी 1961 में पहले INS विक्रांत पर लगी थी जब भारत ने ब्रिटिश मूल के विमान वाहक HMS हरक्यूलिस को खरीदा और इसे एक भारतीय नाम दिया। नौसेना के अधिकारियों ने बताया कि घंटी पहले INS विक्रांत पर थी जो 1997 तक काम करती थी। बाद में घंटी को वहां से हटा दिया गया और भारतीय नौसेना के वाइस चीफ के आवास पर इसे रखवा दिया गया। अधिकारियों ने बताया कहते हुए कि परंपरागत रूप से घंटियों ने युद्ध पोत पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे नाविकों और विभिन्न कर्तव्यों का पालन करने वाले अधिकारियों और आपात स्थिति के दौरान भी समय का संकेत देने में मदद करती है। अधिकारियों ने कहा कि पिछले वाइस चीफ ने घंटी वापस करने का फैसला किया क्योंकि बल को अपना पहला मेड इन इंडिया स्वदेशी विमान वाहक मिल गया है। इससे युवाओं को अपने जहाज और भारतीय नौसेना के समृद्ध इतिहास के बारे में प्रेरित करने का एक और बेहतर उद्देश्य पूरा होगा। अगर आप भी इस स्टेप को बिल्कुल सही कदम मानते हैं तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कहिएगा। आप लोग चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां क्या चीन के इशारे पर नाचने लगे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका का पिछलग्गू बनना बंद करे यूरोप, अमेरिका पर अपनी निर्भरता करे कम। बता दें फ्रांस के राष्ट्रपति 3 दिवसीय दौरे पर चीन गए हुए थे। इस यात्रा के दौरान लगभग 6 घंटे तक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ समय
बिताने के बाद घर लौटे मैक्रोन ने अमेरिका को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसकी हर ओर चर्चा जमकर हो रही है। विमान यात्रा के दौरान चर्चित वेबसाइट पॉलिटिको और 2 फ्रांसीसी पत्रकारों के साथ बात करते हुए फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि यूरोप को अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। इस दौरान मैक्रोन ने यूरोप के लिए रणनीतिक स्वायत्तता के अपने पालतू सिद्धांत पर जोर दिया। राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि यूरोप को तीसरी महाशक्ति बनने के लिए हथियारों ऊर्जा के लिए अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप को ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच टकराव में खुद को घसीटने से बचना चाहिए। मैक्रोन ने कहा कि यूरोप का ग्रेट रिस्क ये है कि हम उन संकटों में फंस जाते हैं जो हमारे हैं ही नहीं। ऐसा लगता है कि हमारी कोई अपनी रणनीतिक स्वायत्तता है ही नहीं। मैक्रोन ने स्वीकार किया कि यूरोप सिर्फ अमेरिका का अनुयायी है। ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा सोचने वाली बात यही है कि फ्रांस ने अमेरिका को लेकर ऐसा बयान दिया है दोस्तों जो कभी बेस्ट फ्रेंड माने जाते थे, और मैक्रोन की चाइना की यात्रा के बाद ही इस प्रकार का पहला अमेरिका के विरुद्ध ये बयान आया है। अगर आप भी मानते हैं कि चीन किसी को भी अपने वश में कर सकता है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ही है, तो दोस्तों कमेंट में चाइना को लेकर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आप लोग चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है, जो गरीब से गरीब अमीर से अमीर देशों को भी अपने कब्जे में अपने वश में कर लेती है। आखिर कौन सा ऐसा पट्टी पढ़ा देता है। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां विदेशी ताकतों की कठपुतली है। पाकिस्तान के नेता फिर सक्रिय हुए। जिहादी संगठन ने दे दी बहुत बड़ी चेतावनी। बता दे पाकिस्तान के जिहादी समूहों का संगठन दिफाए पाकिस्तान काउंसिल यानी डीपीसी कई साल से निष्क्रिय रहने के बाद एक बार फिर सक्रिय हो गया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संगठन की इस्लामाबाद के एक होटल में बैठक हुई है जिसका एकमात्र एजेंडा था कि राजनेताओं की ओर से राष्ट्र हित के खिलाफ रची जा रही साजिश को कैसे विफल किया जाए। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने बताया कि पाकिस्तान अफगान सीमा पर अमेरिकी सेना की ओर से पाकिस्तानी सैनिकों की हत्याओं की प्रतिक्रिया में 2011 में डीपीसी की स्थापना की गई थी। हालांकि 2018 में इसके संस्थापक मौलाना समीउल हक की हत्या के बाद से यह निष्क्रिय था। आपातकालीन बैठक के दौरान किसी विशेष राजनीतिक दल का नाम लिए बिना संगठन ने कथित रूप से वैश्विक शक्तियों के इशारे पर देश में राजनेताओं की ओर से अस्थिरता और अराजकता लाने की साजिश के बारे में बात की। डॉन ने बताया कि शनिवार की बैठक में जमात उद दावा और जमात इस्लामी के वरिष्ठ नेताओं ने भाग नहीं लिया। बात करें अगली खबर की, जहां छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। जी हां, इजरायली लड़ाकू विमानों का जबरदस्त हमला उड़ा दिया सीरिया का मिलिट्री बेस को ही। बता दें इजरायल की सेना ने कहा कि सीरियाई क्षेत्र से 6 रॉकेट दागे जाने के बाद उसकी सेना ने रविवार तड़के सीरिया में जवाबी हमले किए। इजरायली सेना ने शुरू में कहा था कि दूसरे हमले में जब 3 रॉकेट दागे गए तो उसने सीरिया के उन इलाकों में युद्धपोत से गोलाबारी की जहां से ये रॉकेट दागे गए थे। बाद में दोस्तों ये सेना ने कहा कि इजरायली लड़ाकू विमानों ने सीरियाई सेना के ठिकानों पर हमला किया है जिसमें सीरियाई 4th डिवीजन का परिसर और रडार एवं तोपखाना चौकियां शामिल हैं। सीरिया में हुए हमले से ईरान आग बबूला है। उसने इजरायल को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। इजरायली सेना ने कहा कि रविवार तड़के 2 रॉकेट इजरायल की सीमा में दागे गए जिनमें से एक को हवा में ही मार गिराया गया जबकि दूसरा खुले इलाके में गिरा। पहला हमला शनिवार को हुआ था जिसमें एक रॉकेट इजरायल द्वारा देश में शामिल किए गए गोलान हाइट्स के एक खेत में गिरा था तो वहीं तबाह की गई। एक अन्य मिसाइल के टुकड़े सीरिया की सीमा के पास जॉर्डन के क्षेत्र में गिरे। जॉर्डन की सेना ने इसकी पुष्टि की। हमलों में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर बता दें, जान बचाने के लिए तेजी से समर्पण कर रहे रूसी सैनिक। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा दावा। बता दें यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस के सैनिक तेजी से आत्मसमर्पण यानी सरेंडर कर रहे हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों के आत्मसमर्पण करने में तेजी आई है और बड़ी संख्या में रूसी सैनिक अपनी जान बचाने के लिए आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। उनका दावा है कि कुछ रूसी सैनिक युद्ध के मैदान में पकड़े भी गए हैं। यूक्रेन के अधिकारियों का दावा है कि बीते महीने करीब 3000 रूसी सैनिकों ने आत्मसमर्पण के लिए अपील की है। उन्होंने कहा कि बीते महीनों के मुकाबले इसमें दुगनी वृद्धि हुई है। बता दें कि यूक्रेन के युद्ध बंदियों के इलाज के लिए काम करने वाले मुख्यालय यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय और यूक्रेनी खुफिया विभाग ने मिलकर एक हॉटलाइन शुरू किया है जिसमें आत्मसमर्पण करने वाले सैनिक अपील कर सकते हैं। बात करें दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां अमेरिका पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ल्ड बैंक IMF की बैठकों में लेंगी हिस्सा। जी हां, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण न्यूयॉर्क के JFK अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंची। इस दौरान भारत के महावाणिज्य दूत रणधीर जायवाल ने उनकी अगवानी की यात्रा
यात्रा के दौरान वित्त मंत्री वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्प्रिंग बैठकों और अन्य G20 बैठकों में हिस्सा लेंगी। इससे पहले शनिवार को वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा था कि वित्त मंत्री सीतारमण G20 बैठक की मेजबानी करेंगे और विश्व बैंक समूह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठकों में भाग लेंगी। सीतारमण 10 से 16 अप्रैल के दौरान हफ्ते भर की अमेरिका यात्रा पर रहेंगी। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर आपको बताते, जहां IMF से मीटिंग रद्द होने के बाद बौखला उठे पाकिस्तानी वित्त मंत्री, बोला मैं भिखारी नहीं हूं। बता दें आर्थिक बदहाली से जूझ रहा पाकिस्तान लगातार IMF के आगे बेल आउट पैकेज के लिए गिड़गिड़ा रहा है। अब तक उसे IMF से मदद नहीं मिल पाई है। इस बीच बेल आउट पैकेज को लेकर बातचीत के लिए ही पाकिस्तानी वित्त मंत्री इशाक डार अमेरिका जाने वाले थे। आखिरी समय में उन्होंने अपना ये दौरा रद्द कर दिया। इसके बाद इस फैसले पर सवाल उठने लगे। चर्चा हुई कि IMF के अधिकारियों ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया। इस बात से इशाक डार भी भड़क गए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कोई भिखारी नहीं है। इशाक डार ने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कहने पर उन्होंने दौरा रद्द किया है। IMF के अधिकारियों ने मिलने से इनकार नहीं किया है। ये बातें कोरी अफवाह है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान IMF का एक सदस्य है, कोई भिखारी नहीं है। हालांकि उन्होंने ये स्वीकार किया कि बेल आउट पैकेज को लेकर पाकिस्तान पस्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि IMF हमें स्प्रिंग मीटिंग में हिस्सा लेने से नहीं रोक सकता। ये यात्रा IMF के साथ पैदा हुए गतिरोधों की वजह से रद्द की गई है। साथ ही साथ दोस्तों पाकिस्तान भिखारी नहीं है, इसका फैसला अब पाकिस्तान की सरकार नहीं बल्कि विश्व करेगा। आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां मुस्लिम देश ईरान में महिलाओं पर रखी जा रही है नजर। कहा जा रहा है कि अगर सिर से जरा भी उतरा हिजाब तो हो जाएगा बवाल। बता दें ईरान में महिलाओं में हिजाब ना पहनने का चलन बढ़ता जा रहा है। कानून को अंगूठा दिखाते हुए हाल ही में कई लोग बिना हिजाब पहने सार्वजनिक रूप से घूम रही हैं। ईरान के प्रशासन ने महिलाओं की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण करने की पहल की है। उन्होंने देश के आबादी वाले इलाकों में कैमरे लगाने का फैसला किया है। ईरान के पुलिस प्रशासन ने घोषणा किया है कि देश भर के आबादी वाले इलाकों में कैमरे लगाए जाएंगे। बिना हिजाब के सड़कों पर निकलने वाली महिलाओं की कैमरे की निगरानी से पहचान की जाएगी। उसके बाद प्रशासन उनकी सजा की पुष्टि करेगा। बता दें एक और बड़ी खबर, जहां दिल्ली में कोरोना से 4 मरीजों की मौत की सबसे बड़ी खबर। महाराष्ट्र में 700 से ज्यादा नए मामले आए सामने। बता दें देश में कोरोना के मामले में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोविड-19 के 5357 नए मामले दर्ज किए गए हैं। नए मामले सामने आने के बाद भारत में एक्टिव केस 32,814 हो गए। तो वहीं दिल्ली की बात करें तो राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 700 केस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 2500 के करीब पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 24 घंटे के दौरान हुए 3,305 टेस्ट में 699 मरीज कोविड पॉजिटिव मिले हैं। संक्रमण दर 21.15% हो गई है। इस दौरान 4 मरीजों की भी मौत हो गई है। हेल्थ बुलेटिन के अनुसार एक मरीज की मौत कोरोना से हुई है, जबकि 3 मरीजों की मौत का प्राथमिक कारण कोरोना नहीं है। दिल्ली में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या अब 2460 हो गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कोरोना का केस निरंतर रूप से बढ़ता जा रहा है। कृपया करके अपना ध्यान रखिए। आप लोग दोस्तों बाहर जब भी जाएं मास्क बिना लगाए तो ना ही निकले, मास्क जरूर लगाएं। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां शरद पवार ने प्रधानमंत्री डिग्री विवाद की निकाली हवा। कहा पीएम की डिग्री राजनीतिक मुद्दा नहीं। बता दें गौतम अडानी मुद्दे पर विपक्षी दलों से अलग राय रखने के बाद शरद पवार ने विपक्ष के एक और मुद्दे की हवा निकाल दी है। ये मुद्दा है प्रधानमंत्री के डिग्री विवाद का। उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल सहित विपक्ष के कई नेता प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज यानी कल महाराष्ट्र के नासिक में जब शरद पवार से प्रधानमंत्री के डिग्री विवाद पर सवाल पूछा गया तो पवार ने पलटकर पत्रकारों से ही पूछ लिया कि आज देश के सामने डिग्री का सवाल है क्या? आपकी डिग्री क्या है? मेरी डिग्री क्या है? क्या ये राजनीतिक मुद्दा है? बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, महंगाई, ऐसे कई सवाल हैं और इन मुद्दों पर केंद्र सरकार पर हमला करना चाहिए। आज धर्म जाति के नाम पर लोगों में दूरियां पैदा की जा रही हैं। आज महाराष्ट्र में बेमौसम बरसात की वजह से फसलें बर्बाद हो गई हैं। इस पर चर्चा जरूरी है, ना कि पीएम मोदी के डिग्री पर। बहरहाल दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में होंगे निकाय चुनाव। 13 मई को आएंगे नतीजे, तारीखों का हुआ ऐलान। बता दें उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। यूपी में 2 चरणों में नगर निकाय के चुनाव होंगे। पहले चरण की वोटिंग 4 मई और दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को होगी, जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे। मेयर और पार्षद के चुनाव ईवीएम और नगर पालिका व नगर पंचायत के चुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराए जाएंगे। यूपी नगर निकाय के 14,684 पदों पर चुनाव होगा। प्रदेश के 17 महापौर और 1420 पार्षद के चुनाव
चुनाव ईवीएम से होंगे। नगर पालिका और नगर पंचायत के पदों पर बैलेट पेपर से मतदान होगा। इसके अलावा चुनाव आयोग ने संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त पुलिस लगाने के लिए निर्देश दिए हैं। नगर पालिका परिषद के 199 अध्यक्ष और 5327 सदस्यों का बैलेट पेपर से वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा 544 नगर पंचायत अध्यक्ष, 7178 सदस्यों का चुनाव भी मत पत्रों से ही होगा। जी हाँ, वो कौन कौन से इलाके हैं दोस्तों जहां पर ये चुनाव होंगे, सारी जानकारी स्क्रीन पर दे दी, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता दें, जहां बांदीपुरा टाइगर रिजर्व में पीएम मोदी ने दिखाया अपना अलग ही अंदाज। जंगल सफारी के लिए मजे बता दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक दौरे पर गए थे। उन्होंने कल राज्य के बांदीपुर और मुदुमलाल टाइगर रिजर्व का दौरा किया। पीएम ने यहां बाघों को बचाने के लिए 50 साल पहले शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर की सालगिरह पर कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। इसी के साथ उन्होंने कल देश में बाघों की जनसंख्या के आंकड़े भी जारी किए। पीएम मोदी मैसूर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके साथ ही इस मौके पर प्रकाशन अमृत काल का विजन फॉर टाइगर कंजर्वेशन और स्मारक सिक्का भी जारी किया। उन्होंने बांदीपुर टाइगर रिजर्व के अंदर 20 किलोमीटर की सफारी शुरू की। वो इस टाइगर रिजर्व का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व भारत के शीर्ष बाघ अभ्यारण्यों में शामिल है। मोदी ने संरक्षण गतिविधियों में शामिल फ्रंट लाइन फील्ड स्टाफ और स्वयं सहायता समूहों के साथ बातचीत की। उन्होंने वन्य जीव अभ्यारण्य में सफारी की। पीएम रात को ही कर्नाटक पहुंच गए। सुबह मेलुकमनाहल्ली में बांदीपुर टाइगर रिजर्व के किनारे मोदी का हेलीकॉप्टर उतरा, वहां से उन्होंने सफारी भी शुरू किया। बहरहाल दोस्तों, बात करते एक और खबर की, जहां राम की कृपा से मिला तीर कमान, अयोध्या में मंदिर वहीं बनाएंगे का जिक्र कर बोले एकनाथ शिंदे। जी हां, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व की विचारधारा से किनारा करने के लिए हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण पर संदेह जताने वालों को घर का रास्ता दिखाया गया है। एकनाथ शिंदे ने अयोध्या में रामलला के दर्शन करने और मंदिर के निर्माण कार्य को देखने के बाद मीडिया से बातचीत की। शिंदे पिछले साल जून में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या के अपने पहले दौरे पर थे। उनके साथ अयोध्या में हजारों शिव सैनिक भी थे, जिन्हें शिवसेना के चुनाव चिन्ह वाले भगवा झंडे के लिए देखा गया था। विपक्ष के बार बार नारा लगाने पर टिप्पणी करते हुए शिंदे ने कहा कि हर कोई कहता था मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम शुरू करवा दिया है और करोड़ों राम भक्तों का सपना पूरा हो रहा है। अब तारीख मांगने वालों को भी घर का रास्ता दिखाई दे दिया है। ऐसे में दोस्तों कमेंट में इसी बात पर जय श्री राम जरूर कहिएगा आप लोग। साथ ही साथ दोस्तों अंतिम खबर की बात करें, जहां मौसम विभाग की बहुत बड़ी चेतावनी, अगले 5 दिनों में देश के अधिकांश हिस्सों में बढ़ेगी बहुत तगड़ी वाली गर्मी, लू की लेकिन कोई आशंका नहीं बता दें। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने रविवार को कहा कि अगले 3 से 5 दिनों में देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। हालांकि इस अवधि के दौरान देश के किसी भी हिस्से में लू की स्थिति नहीं होगी। जी हाँ, बहरहाल दोस्तों जहां से भी आप इस खबर को देख रहे हैं, इस समय आपके यहाँ पर कितना डिग्री टेम्परेचर है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं कहां से इस वीडियो को देखा जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी तनिक भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।